हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री के रैंक के बारे में। तो मैं आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाली हूँ चैप्टर 2। पार्ट 1 में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, पार्ट 2 में मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड, ये चैप्टर 2 के कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में 3 और 2 नंबर में आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 2px में है के लिए तीनों क्वांटम संख्या के मान क्या होंगे। तो फ्रेंड, 2px में है, 2p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। तो बोल रहा है 3px में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए चारों क्वांटम संख्या के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले जो क्वांटम संख्या होती है n, जो कि मुख्य क्वांटम संख्या होती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, ये जो नंबर दिया होता है, ये नंबर क्या है, कक्षा का नंबर या कोष का नंबर। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान होगा 3। इसके बाद दूसरी क्वांटम नंबर होती है अपनी द्विगंशी क्वांटम नंबर l का मान होता है 0 से n-1 तक, n-1 तक। और हम जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में हो तो l का मान होता है 0, p ऑर्बिटल में हो तो l का मान होता है 1, d ऑर्बिटल में हो तो l का मान होता है 2 और f ऑर्बिटल में हो तो l का मान होता है 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन अपनी किस ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में है, तो l का मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर l का मान जो होगा, l का मान 1 होगा। फिर इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान होता है -l से +l तक। तो -l क्या है, यहाँ पर l क्या है, 1 है, तो -l मतलब -1 से +1 तक। तो यहाँ पर टोटल 3 वैल्यू पॉसिबल है, -1, 0 और +1। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन px में है, किस में है, px में है, तो px के लिए वैल्यू क्या होगी, -1। तो इसलिए m का मान जो होगा वो होगा -1। अब s क्वांटम नंबर मतलब कि चक्रण क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर, चूंकि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और क्लॉकवाइज के लिए हम जानते हैं s की वैल्यू जो होती है वो होती है +½ इसलिए यहाँ पर s का मान जो होगा वो होगा +½ तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मुख्य क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 3, द्विगंशी क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी -1 और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी +½ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी परमाणु में 32 इलेक्ट्रॉन हो तो कितने इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान -½ होगा। तो s मतलब स्पिन क्वांटम नंबर का मान -½ होगा। तो यहाँ जो 32 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो एटम है उसका नाम है गैलीनियम। गैलीनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p2 होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स यदि हम दाना देखें, इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के अनुसार यदि हम ऑर्बिटल्स में डालें तो जितने इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिनका डायरेक्शन नीचे की ओर होगा, उनके लिए s का मान -½ होगा। इनको हुंड के नियम के अकॉर्डिंगली फिल करने के बाद आप काउंट करेंगे तो पाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं उनका नंबर है 15, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेखीय स्पेक्ट्रम में प्रदत्त किसी श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। मतलब हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसमें प्राप्त होने वाली श्रृंखलाओं के नाम लिखना है। तो फ्रेंड, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल या उच्च ऊर्जा स्तर से n=1 मतलब मुख्य कक्षा में वापस आता है तो हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n=2 मतलब दूसरी कोश में आता है तो बामर श्रेणी प्राप्त होती है। और जब इलेक्ट्रॉन n=8 यानी उच्च ऊर्जा स्तर से n=3 मतलब तीसरे कोश में आता है तो पाश्चियन श्रेणी प्राप्त होती है। और जब इलेक्ट्रॉन
उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे कोश में वापस आता है तो ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें कोश में आता है तो फुंड श्रेणी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो श्रेणियां हैं या श्रृंखला हैं उनके नाम क्रमशः लाइमन, बामर, पाशियन, ब्रैकेट और फुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाउली का अपवर्जन नियम लिखिए एवं नियम की पुष्टि हेतु लिखिए कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या में अंतर कौन सी क्वांटम संख्या के कारण होता है। तो फ्रेंड, पाउली का अपवर्जन नियम हम देखते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है? किसी भी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होते जिनके लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान हो। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। यदि हम हुंड के नियम से इसको देखें तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए हम n की वैल्यू फाइंड करें तो n बराबर होगा 1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले कोश में है, l का मान होगा 0 क्योंकि हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो l का मान होता है 0 और m का मान भी होगा 0, और s चूँकि पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, s जो है वो क्लॉकवाइज के लिए होता है +½ तो s की वैल्यू होगी +½ अब अपन दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 जो कि पहले इलेक्ट्रॉन के बराबर है। l की वैल्यू भी 0 होगी जो कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए l की वैल्यू के बराबर है। तीसरी वैल्यू m की भी 0 होगी जो कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू के बराबर है। लेकिन यहाँ s स्पिन क्वांटम नंबर को देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? s यहाँ पर -½ होगा। तो आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं कि -½ ओरिएंटेशन और +½ ओरिएंटेशन में डिफरेंस है। इस डिफरेंस के कारण चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो पाया है। तो ये जो पाउली का अपवर्जन नियम कौन सी क्वांटम संख्या के कारण होता है? चक्रीय क्वांटम संख्या के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपबाउ शब्द का अर्थ क्या है? आपबाउ शब्द का अर्थ क्या है? इस नियम को लिखिए। तो फ्रेंड, आपबाउ शब्द एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? क्रमिक रचना। क्रमिक रचना। अब फ्रेंड, आपबाउ का नियम क्या था? आपबाउ का नियम यह था कि इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का क्रम होता है वो बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में होता है, और बढ़ती हुई ऊर्जा का क्रम क्या होता है यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। सबसे कम ऊर्जा 1s ऑर्बिटल की होती है, इसके बाद 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की। अब 3p के बाद आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 4s की जो एनर्जी होती है वो 3d से कम होती है। और आपबाउ का रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाएगा, कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाएगा, इसके बाद अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा। तो फ्रेंड, ये था आपबाउ का नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, p ऑर्बिटल को चित्र के द्वारा निरूपित कीजिए। तो p कक्षक अक्षों पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व रखते हैं। p कक्षक जो होते हैं अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व रखते हैं, इसलिए इनका शेप जो होता है डंबल शेप होता है। तो जो ऑर्बिटल x एक्सिस में अपना घनत्व रखेगा वो होगा px, जो ऑर्बिटल y एक्सिस में अपना घनत्व रखा होगा वो होगा py, और जो ऑर्बिटल z एक्सिस में अपना घनत्व रखा होगा वो होगा pz। और इनका शेप कैसा होता है? इस तरह से डंबल शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और ये बताना है कि आपने विन्यास लिखते समय किस नियम को ध्यान में रखा है। तो फ्रेंड, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपबाउ के नियम को ध्यान में रखकर लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4 होगा। आप ये सोचेंगे कि इसका 4s2 और 3d4 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूर्ण पूरित और
अर्धपूरित मतलब पूरे रूप से भरे हुए कक्षक, या आधूरे रूप से मतलब आधे पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। तो इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d में चला जाता है और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4s1 3d5 होता है। ये एक्सेप्शन है अफबाउ के रूल का। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के द्वैत व्यवहार को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया और इस व्यवहार को प्रदर्शित करने वाला समीकरण लिखिए। तो फ्रेंड, इसका आंसर है पदार्थ या द्रव के द्वैत प्रकृति की परिकल्पना डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने की। तो ये परिकल्पना किसने दी? डी ब्रोगली नामक साइंटिस्ट ने दी। उन्होंने जो समीकरण दिया वो था लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन एम वी, जहाँ v क्या है? कण का वेग है, m का क्या है? कण का द्रव्यमान है, और h क्या है? प्लांक स्थिरांक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल की 3 कमियां लिखिए। परमाणु मॉडल की पहली कमी थी, बोर का मॉडल एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, किंतु अन्य परमाणु जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। अब अगली कमी थी, ये थी कि विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन किस किस तरह से कक्षकों में भरे जा रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमी ये थी कि ये परमाणुओं के रासायनिक आबंधों मतलब बॉन्डिंग से जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, अणु किस प्रकार से बॉन्डिंग से बनता है, इसको भी समझाने में ये असमर्थ था। तो ये बोर के मॉडल की 3 कमियां थी। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किस प्रकार प्राप्त होते हैं और हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु का उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने मूल एनर्जी लेवल पर होता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, मतलब एटम को ऊर्जा दी जाती है, तो ये अपने मूल एनर्जी लेवल से मतलब नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है तो मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन 10⁻8 सेकेंड रुकता है और ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। किस रूप में? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में, और वापस अपने एनर्जी लेवल पर आ जाता है। तो इस समय जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में होता क्या है? ये हाइड्रोजन का नाभिक है, समझिए। ये हाइड्रोजन के बाहर एनर्जी लेवल्स है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी, मतलब हाइड्रोजन को ऊर्जा दी, तो इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा को अवशोषित किया। अवशोषित करके अपने मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। ये चला गया, यहाँ पर 10⁻8 सेकेंड रुका। 10⁻8 सेकेंड रुकने के बाद विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन किया और वापस अपने एनर्जी लेवल में आया। तो इससे हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। अब जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से n बराबर 1 मतलब कि प्रथम कोश में वापस आता है तब लाइमन श्रेणी, यदि द्वितीय कोश में वापस आएगा तो बामर श्रेणी, तृतीय कोश में आएगा तो पाश्चियन श्रेणी, चतुर्थ कोश में आएगा तो ब्रैकेट श्रेणी, और पंचम कोश में आएगा या 5वें कोश में आएगा तो फ्रुंड श्रेणी प्राप्त होती है। इसको आप चित्र के द्वारा पहले भी क्वेश्चन में समझ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है? सिर्फ प्रकार लिखना है, प्रकारों का वर्णन नहीं करना है। तो क्वांटम संख्या क्या होती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को प्रकट करने के लिए, किसको?
स्थिति और ऊर्जा को प्रकट करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं n से, द्विगंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं L से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं M से, और चक्रीय क्वांटम संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं S से। तो ये थी क्वांटम संख्या। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 का नियम लिखिए। तो हुंड का नियम क्या है? किसी भी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के जोड़े तब तक नहीं बनते जब तक कि समस्त उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। इसको उदाहरण समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2 और 2p4 होगा। अब हम 2p4 को यहाँ पर बनाकर देखते हैं तो आप क्या सोचेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन ये गया, दूसरा ये गया, तीसरा ये गया और चौथा ये गया। तो ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि हुंड का नियम क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन पहले एक एक जाएगा, ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन के जोड़े बनेंगे। मतलब आपका क्या था? 2p क्या था? 4 था। तो 2p4 के लिए जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो पहला इलेक्ट्रॉन ये इस तरह से जाएगा, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से, और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग करेगा। तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको वीडियो? तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने क्वेश्चन बैंक के चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।